Good evening, students. Today we will be talking about Mendel experiment. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. मेंडल की बात करते हैं तो इससे पहले मैंने एक चीज और आपको समझाया था कि मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन साइंटिफिकली. तो इसका मतलब ये है कि मेंडल सबसे पहला व्यक्ति था जिसने दुनिया को ये बताया कि कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है साइंटिफिकली. इससे पहले भी कुछ थ्योरीज थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे. मेंडल जो थे उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया. मेंडल जो थे मेंडल परफॉर्म्ड two experiment and based on these two experiment he gave three laws. Based on these two experiment he gave three laws. The first law is law of dominance और इसको law of recessive भी कहते हैं. And the second one is law of segregation. And the third one is law of independent assortment. ये तीन लॉ उन्होंने दिया. फिर उन्होंने इन तीनों लॉ को मिलाकर एक थ्योरी कंपाइल की जिसका नाम रखा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, which is explaining that how the transmission of character occur from one generation to another generation. अब यहाँ पे बात समझिए. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया. अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज चाहिए होगा. तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, he performed his experiment on pea plant. किस चीज पे किया उन्होंने? pea plant, जिसे हम पैसन स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं. साइंटिफिक नेम इसका पैसन स्टेडियम है. एंड इट इज वेरी कॉमन प्लांट इन आवर सराउंडिंग आल्सो. मटर का जो आप कहते हो मटर के पेड़ पौधे, वो पैसन स्टेडियम ही है. अब यहाँ पर आपको थोड़ी बातें, दो तीन चीजें आप समझना है यहाँ पे. अब जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट लिया. अब सवाल ये होता है कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया? सो देयर आर सम रीजन बिहाइंड इट. पी प्लांट को चूज करने के पीछे सबसे पहला रीजन था द लाइफ स्पैन. पी प्लांट को चूज करने के पीछे रीजन्स जो थे वो क्या क्या थे? सबसे पहला रीजन था लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट इज शॉर्ट. लाइफ स्पैन इज शॉर्ट मतलब आप समझिए, यदि किसी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, सो यू कैन डेवलप दैट वन in many generation of that particular plant within a year, and we can study about lot of generation in a very short time period. So because of that only Mendel took pea plant. तो यदि किसी भी प्लांट का लाइफ स्पैन कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को स्टडी कर पाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को हम स्टडी कर पाएंगे. और यही चीज़ उसको चाहिए थी क्योंकि he was studying about how the character are transferred from one generation to another generation. तो इसलिए लाइफ स्पैन का शॉर्ट होना जरूरी था. और उसके लिए उसने जब देखा कि प्लांट को, तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर प्रेजेंट था. दूसरी बात जो थी वो ये थी कि जो कैरेक्टर प्रेजेंट थे दैट वे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर.
तो contrasting characters were present. Contrasting character were present. तो contrasting character present थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि that would be helping him in studying and clarifying, separating the characters very easily from one another. Because if intermediate character will present, so it will create confusion. But contrasting character will be helping in separating the individual very easily from each other. तीसरी बात, the flowers were closed and bisexual. तो इससे क्या फायदा होगा? जब वो सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहेगा तो वो क्लोज्ड है, तो देयर विल बी नो चांस दैट pollen grain from any other flower can come to it. So it will be purely self pollination. तो bisexual तो अपने आप में भी pollination हो सकता है, तो इसीलिए क्लोज फ्लावर लेना जरूरी था। और इसके जो फ्लावर्स थे वो क्लोज थे और बाइसेक्सुअल थे, तो ये भी एक कारण था। एक कारण और देख लीजिए, जो फ्लावर्स थे दैट वर कमिंग इन लार्ज नंबर, सो द नंबर ऑफ फ्लावर्स वर coming in large numbers, so that was also one of the reason because of which Mendel decided to take the pea plant. तो इन कारणों से मेंडल ने पी प्लांट चूज किया। अब एक चीज आपको और समझना है, वो ये कि जो मेंडल स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत में he took more than 25 characters and later on he separated them and he decided finally to experiment and study only over 7 characters of pea plant. Now the question arises, which are the 7 characters on which the Mendel did his study? तो Mendel के 7 characters on which Mendel studied, वो 7 कैरेक्टर कौन कौन थे वो हमें देखना है। सबसे पहला था हाइट ऑफ प्लांट, सेकंड पोजीशन ऑफ फ्लावर, the third one is color of flower, fourth is color of seed, fifth one is shape of seed, sixth was color of pod, and seventh was shape of pod. So these were the 7 characters on which Mendel carried out his experiment. अब तक इसमें एक पॉड मैंने वर्ड किया, पॉड कहने का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जैसे आप मटर देखे होंगे, सो मटर इज कवर्ड मटर्स आर कवर्ड विथ ए फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, सो द होल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पॉड। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको कि उसकी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो इन कैरेक्टर के भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। जैसे हाइट में या तो प्लांट टॉल था या डॉट था, या तो काफी लंबे थे या काफी छोटे थे। यदि हम पोजीशन ऑफ द फ्लावर की बात करें तो पोजीशन या तो एक्सियल था या टर्मिनल था। एक्सियल टर्मिनल कहने का मतलब, एक्सियल कहने का मतलब है if the flower are only present at the tip of the plant। जैसे कि मान लीजिए एक फ्लावर है, जैसे कि तुलसी आप लोगों ने कॉमन प्लांट है जो आप लोगों ने देखा होगा, तो तुलसी के जो फ्लावर्स होते हैं वो केवल टिप पे आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। तो सच टाइप ऑफ फ्लावरिंग इज occurring, so that will be called axial। लेकिन टर्मिनल की बात करें तो फ्लावर कहीं पे भी आते हैं। जैसे कुकुम्बर फैमिली है तो
तो उसमें देखना जैसे घिया होते हैं तो कहीं पे भी हो जाता है, तो वो टर्मिनल, वो जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो टर्मिनल है, कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि केवल एक्सिस पे आए, कहीं पे भी और आ रहे हैं बीच में, सो दैट विल बी टर्मिनल। यदि हम कलर की बात करें तो कलर या पर्पल थे या व्हाइट थे, पर्पल एंड व्हाइट। तो इसमें जब हम कलर ऑफ द की बात करते हैं वहां पे कुछ जगह पे आप वायलेट देखेंगे, वायलेट लिख लीजिए, ठीक है। तो वायलेट एंड व्हाइट। यदि कलर ऑफ द सीड की बात करें तो येलो एंड ग्रीन। तो ये कलर्स आप देख रहे हैं, ये काफी डिस्टिंग्विश है, येलो एंड ग्रीन को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही यदि हम शेप ऑफ सीड की बात करें तो शेप या तो राउंड शेप के थे या रिंकल शेप के, रिंकल शेप के। पॉड जो थे, कलर ऑफ द पॉड या तो येलो था या ग्रीन था। ऐसे ही शेप ऑफ द पॉड की बात करें तो या तो स्मूथ था या रफ था। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप यहां पर सभी कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को देखिए, ये कैरेक्टर्स हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स के ये जो है ये ट्रेड्स हैं। ये क्या है? ट्रेड्स और एक्सप्रेशंस। तो हर एक कैरेक्टर के दो एक्सप्रेशन थे और दोनों के दोनों ही एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग थे। तो इस कारण से मैंडल को डिस्टिंग्विश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और इन चीजों को लेकर उन्होंने इन 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया, एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द रिकॉर्ड दैट ही फाउंड ही कलेक्टेड दैट वन, एंड आफ्टर दैट with the help of mathematical calculation he did and showed the world that how the character are transmitted from one generation to another generation. अब आपको एक चीज मैं बता दूं, मेंडल जो थे जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जो करते थे वो हमेशा उसके लिए होमोजाइगस स्टेट प्लांट को लेते थे, प्योर प्लांट को। होमोजाइगस स्टेट कहने का मतलब होता है, और प्योर प्लांट कहने का मतलब होता है जिसके एक जैसे ही एलील्स हो, जिसे कैसे हो, एक जैसे ही एलील्स हो। तो यदि हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जाने दें तो इट विल बी ऑलवेज शोइंग द सेम कैरेक्टर एंड नो वेरिएशन विल बी कमिंग। सो इट फॉर 3 to 4 generation if any variation do not come and it is always showing a single type of character, और एक सिंगल तरह के कैरेक्टर वाला फ्लावर प्लांट, कोई फ्लावर या पॉड या सीड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्योर लाइन है। तो वो हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करता था उसके लिए वो प्योर लाइन लेता था और उसके बाद वो स्टडी करता था। जब भी वो स्टडी कर अपने एक्सपेरिमेंट करता था तो उसने क्या किया, वो जब भी एक्सपेरिमेंट करता था उसके ऑब्जर्वेशन को एक जगह लिख दिया और उसके बाद उसको मैथमेटिकली दुनिया को बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जब मेंडल इन काम को कर रहे थे उस समय जीन नाम का कोई वर्ड फॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि जीन काफी ज्यादा बाद में फॉर्म हुआ और इस जीन वर्ड को टर्म करने वाले जो थे दैट वाज जॉनसन। तो मेंडल जीन और एलील के बदले जो टर्म यूज कर रहे थे दैट वाज फैक्टर। तो कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन प्लेस ऑफ जीन मेंडल हैज यूज्ड व्हिच टर्म, तो ही हैज यूज्ड द फैक्टर टर्म। तो कहीं ना कहीं फैक्टर टर्म यदि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आता है तो उसका सीधा सा मतलब है ही वांट टू टॉक अबाउट द जीन्स, ठीक है। अब हम लोग मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ही टुक वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, मेंडल के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले मेंडल के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे ही जो मेंडल के दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, मेंडल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मेंडल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ही टुक कितने कैरेक्टर, ही टुक वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक समय में उसने केवल एक कैरेक्टर लिया। और शुरुआत में जो कैरेक्टर उसने लिया दैट वाज हाइट ऑफ प्लांट, दैट वाज व्हाट, हाइट ऑफ प्लांट। अब आपको मालूम है हाइट में भी दो तरह के एक्सप्रेशन थे, या तो वो टॉल था या डॉट था। तो उसने एक ऐसे प्लांट को खोजा जो प्योरली होमोजाइगस स्टेट में टॉल था, क्योंकि उसके लिए मैंने बताया था पहचानने का तरीका होता है कि यदि इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आप ले जाएं तो 2-3 जनरेशन तक, 4-5 जनरेशन तक यदि वो एक ही तरह के कैरेक्टर को शो कर रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो प्योर लाइन है। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका पहले उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो जो ऑब्जर्वेशन मेंडल ने देखा वो क्या था, वो पहले समझिए। उसने एक प्लांट लिया जिसने, जो कि टॉल था, टॉल प्लांट लिया, और उस दूसरा प्लांट जो उसने लिया वो डॉट प्लांट लिया। अब ये इन प्लांट्स में आपको मालूम है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक को एज ए फीमेल लिया इसने और एक को एज ए मेल लिया, ठीक है। और इनके बीच में इसने क्रॉस पॉलिनेशन किया। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक मेथड होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो था that was a method by which we can easily do the cross pollination. अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपने यूनिट 1 में भी पढ़ा है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है इमैसिकुलेशन, द इमैसिकुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर in the budded condition, जब फ्लावर बर्डेड कंडीशन में हो उसी समय उसके एंथर को रिमूव कर देता है, and that process is called as emasculation. The another is bagging, another step is bagging. Bagging का मतलब होता है covering the flower with polythene or butter paper. If you cover the flower with the polythene or butter paper, so it will not allow any other pollen grain from any flower to come and fertilize that particular flower. तो इसके लिए बैगिंग करना जरूरी है। और थर्ड होता है डस्टिंग, एंड द फोर्थ इज टैगिंग। ये 4 स्टेप्स होते हैं आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। डस्टिंग में क्या करते हैं, फ्रॉम द डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट pollen grain we put the flower which is emasculated so that the cross pollination can be done, and again it is covered by polythene or butter paper and a tag is put so that later on also we can identify that the flower is pollinated through which type of pollen grain. तो ये 4 मेथड होते हैं, इसके थ्रू
क्या किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब उसने एक प्योर टॉल प्लांट को, वो हमेशा क्या कहते थे, प्योर प्लांट, ऐसे ही यहाँ उन्होंने प्योर डॉट प्लांट दिया था, तो इनके फ्लावर में जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे, मान लिया उन्होंने 100 फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट किया, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो 100 फ्लावर के सीड आए, सारे के सारे टॉल प्लांट थे। अब ये सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट। फिर तो ये बेसिकली उनका F1 जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन उन्होंने ऑब्टेन किया। और जब उन्होंने इस F1 जनरेशन टॉल प्लांट के फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जाने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गए, तो वहां पर दो तरह के प्लांट आए, दो तरह के आपके जो सीड आया उसको ग्रो किया, तो दो तरह के प्लांट आए, या तो वो टॉल प्लांट्स थे या वो डॉट प्लांट्स थे। तो ये दो तरह के प्लांट थे। अब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और इसके बाद उन्होंने इसे मैथमेटिकली दुनिया को बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब उन्होंने क्या किया वो समझिए। उन्होंने कहा कि हर एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, और उनके जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो भी एक जैसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, दो। तो यहाँ पर जो मेंडल थे उन्होंने दो तीन बातें कही, वो भी समझ लीजिए। उन्होंने मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी लेटर के स्मॉलर फॉर्म से वो उसके रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया था तो सारे के सारे टॉल आए। इसका मतलब है कि यहाँ पर टॉल और डॉर्फ में टॉल डोमिनेंट है। जब मैंने आपको वो 7 कैरेक्टर बताया था, तो 7 कैरेक्टर में जो ट्रेड्स मैंने लिखे थे, तो ऊपर वाले जितने भी ट्रेड्स मैंने लिखे थे वो सब डोमिनेंट थे, और नीचे वाले सारे ट्रेड्स रिसेसिव थे। तो यहाँ पे दो बातें आई, एक तो एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होंगे, हायरिंग, और जो डोमिनेंट होगा उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और उसी लेटर के स्मॉलर फॉर्म से उसके रिसेसिव को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉल प्लांट है तो उसके लिए उन्होंने दो कैपिटल टी लिया। अब देखो ये दोनों ही प्योर प्लांट है, इसलिए दोनों ही होमोजाइगस स्टेट में है, एक जैसे हैं, और इनका उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन रिसेसिव से। तो रिसेसिव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल टी से। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आपको मालूम है ये दोनों होमोलोगस पेयर के हैं, तो जब होमोलोगस पेयर सेपरेट आउट होगा तो दोनों टीटी अलग होंगे, तो ये कितने तरह की गैमेट फॉर्म करेंगे, ये एक तरह की गैमेट फॉर्म करेंगे, दैट इज कैपिटल टी। क्योंकि यदि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, आप ये समझिए कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, और जब ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं, तो जो दोनों ही गैमेट में गया ये दोनों ही टीटी है। तो इसका मतलब है कि जो गैमेट फॉर्मेशन में यहाँ पर एक तरह का गैमेट बनेगा। कितने तरह के गैमेट बनेंगे, एक तरह के गैमेट बनेंगे। यहाँ पे भी कितने तरह का गैमेट बनेगा, एक तरह का गैमेट बनेगा। आ रहा आपकी समझ में। अब यहाँ पे स्मॉल टी आया, अब जब ये दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुआ, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि डोमिनेंट का एक भी फैक्टर प्रेजेंट है, किसी भी कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर था उन्होंने कहा, और यदि डोमिनेंट वाला फैक्टर एक भी प्रेजेंट है कहीं पे, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी एक प्रेजेंट है, तो इस कारण से इन्होंने जो इसका फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा हो गया, टॉल प्लांट का।
और यदि हम इसकी जेनेटिकल मेकअप को देखें तो ये एक जैसा नहीं है, मतलब ये हेटेरोजाइगस है, तो ये क्या है, हाइब्रिड। और ये कौन सा जनरेशन हुआ, ये मेंडल का फर्स्ट जनरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने उस फर्स्ट जनरेशन के फ्लावर को सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए ले गए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब कि वो दोनों फ्लावर के अंदर कैरेक्टर एक जैसे होंगे, एलील्स एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो ले गए, तो यहाँ पे हमें दोनों एक तरह के दिखाने हैं। अब इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे, इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। गैमेट फॉर्मेशन की जब बात करें तो यहाँ पर गैमेट कितने तरह के बनेंगे, 2 तरह के, एक में कैपिटल टी आएगा और एक में स्मॉल टी आएगा। यहाँ पर भी जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो 2 तरह के होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो जो मेल है उसमें भी 2 तरह के बनेंगे, फीमेल में भी 2 तरह के बनेंगे। अब कोई भी गैमेट किसी से फ्यूज कर सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी देखेंगे। यदि मान लीजिए ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे भी फ्यूज कर सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फ्यूज करता है तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप गौर करिए, ये टोटल ये 3 है, इन तीनों में पहले वाले में दोनों के साथ यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल टी है, जैसे फ्यूज कर रहा है तो इसमें दोनों ही कैपिटल टी है, तो ये तो टॉल होगा ही होगा, ये टॉल होगा। अब मैंने कहा था कि यदि एक भी कैपिटल टी हुआ तो अपने आप एक्सप्रेस कर देगा, तो ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये कैसा होगा, डॉर्फ। आया आपकी समझ में? तो ये चीज होता है। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पर आपको 2-3 बातें समझनी है। तो यदि हम फिजिकल अपीयरेंस देखें तो 3 टॉल हुए और 1 डॉर्फ हुआ, यस और नो? तो आपका जो आपका यहाँ पर कितने कैरेक्टर एक समय में लिया था, 1 कैरेक्टर, और एक को कहते हैं मोनो, एक को क्या कहते हैं, मोनो। और ये जो रेशियो आ रहा है ये हाइब्रिड का आ रहा है, ये किसका आ रहा है, हाइब्रिड का। तो मोनो हाइब्रिड, और ये फिजिकल अपीयरेंस है, टॉल या जेनेरल फिजिकल। तो मोनो हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। ये क्या है, 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। और यही चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 75 प्लांट आए वो टॉल थे और 25 उनके जो प्लांट्स आए थे डॉर्फ थे। तो ये जो डाटा उनका था वो इससे मैच हो रहा है। तो दिस वे ही एबल टू एक्सप्रेस। यदि इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो मोनो हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू 1:2:1। एक कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और 1 स्मॉल टी है। तो मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। अब एक बात समझिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था एक्सपेरिमेंट के, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसके पहले एक्सपेरिमेंट पे उसने 2 लॉ दिए, और वो 2 लॉ कौन से थे वो मैं आपको बताता हूं। जो उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है। According to law of dominance, in the hybrid condition, the factor which expresses itself is called as dominant allele or dominant factor, and this law is called as law of dominance. यदि यही चीज रिसेसिव की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
In the hybrid condition, the factor or allele which do not express itself is called as recessive factor or allele, and this law is called as law of recessive. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है तो समझ में आ गया। दूसरी बात हम करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है at the time of gamete formation the homologous chromosome separate out and the allele present over it also separate out, so that law is called as law of segregation. फिर से सुन लीजिए, the allele present on the homologous chromosome separate out at the time of gamete formation, so that law is called as what? Law of segregation. ठीक है, और ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल है, आज भी इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसके ड्रॉबैक हैं, उसके दो ड्रॉबैक हैं, और वो दो ड्रॉबैक हैं, एक तो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है कोडोमिनेंस। दूसरा क्या कौन सा है? कोडोमिनेंस। तो ये दो जो है ये न्यूटन मेंडल के फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक है, जिसे आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था और मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड कौन कौन से लॉ थे जो उन्होंने दिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको मेंडल का सेकंड एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे भी काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।